Hello and welcome everyone to the Exact IAS. Hope you all are doing well. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 18th of August today. Without getting delay, let's get started. Our first news is Governor gives approval for Karnataka CM's prosecution. Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot on Saturday sanctioned the investigation and prosecution of Chief Minister Siddaramaiah in a case of alleged corruption in the allotment of land to his wife by the Mysuru Urban Development Authority. जो कर्नाटका के गवर्नर हैं उन्होंने वहां के एक्टिंग चीफ जस्टिस को प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर दिया है। ये न्यूज ये बात कह रही है। आगे क्या कह रही है ये न्यूज? The Secretariat on Saturday said the sanction has been given under Section 17A for investigational of the Prevention of Corruption Act 1988 and Section 218 for prosecution of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2020 through 23। इन दोनों एक्ट के थ्रू गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन की पावर ली है और वहां के सीएम को ऑर्डर दिया है फॉर द प्रोसिक्यूशन। अब बात करते यहाँ पे यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाती है? गवर्नर को समझना। गवर्नर क्या होता है? देखिए, जैसे कोई भी स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव के अगर लेवल्स को समझे तो उसमें बेसिकली 3 लेवल होते हैं। पहला होता है गवर्नर, दूसरे होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, थर्ड इज स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, देन इलेक्टेड सीएम, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो दोनों इलेक्टेड सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये दोनों डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं वो वहां की जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं और जो सीएम रहते हैं वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं विद द रिप्रेजेंटेटिव्स व्हिच आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ दैट स्टेट। लेकिन जो गवर्नर होता है वो किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो होता है लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है। अगर एग्जीक्यूटिव के प्रोविजन को हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो सबसे पहले होते हैं प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन अगर सेंटर की बात करें तो वहां पे ये तीनों एग्जीक्यूटिव्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही रहते हैं। लेकिन स्टेट में जो गवर्नर रहता है वो अपॉइंटेड रहता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे एक छोटा सा कह सकते हैं ग्रे एरिया है जो कि गवर्नर की इलेक्शन को लेकर या गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर, उसके बाद जो गवर्नर एक्शंस उठाते विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उस पे कई बार क्वेश्चन मार्क उठाया गया है। इस ग्रे एरिया को समझने के लिए थोड़ा सा हम डेप्थ में चलते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। बात करते हैं अगर गवर्नर की। गवर्नर के 2 रोल्स रहते हैं। पहला कि वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है, दूसरा कि वो सेंट्रल गवर्नर का एज अ रिप्रेजेंटेटिव रहता है स्टेट में। अब क्या जरूरत पड़ गई कि हम किसी अपॉइंटेड पर्सन को एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट इतनी बड़ी पोजीशन दे रहे हैं स्टेट में, दूसरा वो स्टेट की मशीनरी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी वो ही देख रहा है। तो क्या ये चीज सही है? तो आंसर आता है इसका हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक क्वाजी फेडरल प्रैक्टिस करता है। क्वाजी फेडरल मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट्स प्रॉपर फंक्शन कर पाए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सेंटर को अपना एक पर्सन स्टेट में अपॉइंट करना पड़ता है ताकि वो उस चीज को रिपोर्ट करे। सिमिलरली गवर्नर की अगर आर्टिकल्स की बात करें तो फ्रॉम आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द गवर्नर। इसी में आर्टिकल में बताया गया है कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर,
will perform the executive function of the state. Similarly, वहाँ के constitutional head गवर्नर होंगे जो कि स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे वर्क करेंगे, लेकिन समटाइम्स ये एड एंड एडवाइस गवर्नर पर बाइंडिंग नहीं होती है और गवर्नर कई बार अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को प्रैक्टिस कर सकता है और कुछ एक्शंस ले सकता है. सिमिलरली वो ग्रे एरिया यहाँ पे भी लाई करता है कि वो डिस्क्रिशनरी पावर्स कहाँ लिखी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है. अकॉर्डिंग टू द जजमेंट्स और अकॉर्डिंग टू द केसेस गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को प्रैक्टिस करता है. सो हमने यूपीएससी के साथ इस आर्टिकल को कनेक्ट करके समझा कि आखिर गवर्नर की पोजीशन क्या है, क्या वो सही पोजीशन है, क्या उसका अपॉइंटमेंट सही है और कहाँ पे हमारे गवर्नर को लेके ग्रे एरिया लाए करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल, strike affects patients. IMA weighs center's plan for safety of doctors. The Union Health and Family Welfare Ministry on Saturday requested agitating doctors to resume their duties in the larger public interest and assured them that a committee would be formed to suggest all possible measures for ensuring the safety of healthcare professionals. We all know about the कोलकाता रेप एंड मर्डर केस ऑफ अ डॉक्टर. तो उस केस को लेकर, उसकी प्रॉपर सॉल्व होने को लेकर या नए प्रोविजन, नए लॉज लाने के उपलक्ष्य में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कल की डेट में 24 आवर्स की नो वर्किंग डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम 24 आवर्स तक वर्क नहीं करेंगे या अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करेंगे. सिमिलरली उस डॉक्टर्स के डिसीजन के कारण, डॉक्टर्स के एजिटेशन के कारण जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं सफर कर रही है. कई सारे ऑपरेशंस को उन्हें जो शेड्यूल थे उन्हें हटाना पड़ा. कई सारी हेल्थ केयर सर्विसेज भी हैम्पर हुई. नर्सेज भी जो कि एक हॉस्पिटैलिटी की सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उन्होंने भी अपना पार्ट एजिटेशन में दिखाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सर्विसेज में प्रॉब्लम देखने को मिली. तो इस एजिटेशन के कारण, इस स्ट्राइक के कारण जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो जल्दी इस चीज पे कमेटी फॉर्म करेगी और इस इशू को रिजॉल्व करेगी. इस चीज पे आईएमए ने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को सामने रखा है कि उनको और क्या क्या डिमांड्स हैं, कि जिस डिमांड्स को एड्रेस करना चाहिए, जैसे कि it is for the authority to provide for the safety of doctors inside hospitals and campuses. The association said, while listing our demands including assured security, restricted duty hours, speedy justice in the current case and compensation for bereaved families. These are the demands which are recommended from the association side. So this was about this article. Let's move to the next one. UPSC advertises 45 lateral entry posts in central ministries. Opposition cries fouls. We all know UPSC की lateral entry के बारे में. So lateral entry के थ्रू जो गवर्नमेंट है या जो UPSC है उसने 45 पोस्ट के बारे में अपनी एक एडवर्टाइजमेंट दी, लेकिन जो ऑपोजिशन है उसने इस एडवर्टाइजमेंट पे क्वेश्चन मार्क राइज की. उनका कहना ये है कि जब कोई भी यूपीएससी मान लो नोटिफिकेशन करती है, नोटिफिकेशन आउट करती है कुछ पोस्ट के लिए, तो उस पोस्ट पे रिजर्वेशन अप्लाई होता है. मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स स्पेशल कैटेगरीज के लिए रिजर्व हो जाती है. बट अगर लेटरल एंट्री पोस्ट की बात की जाए तो इस केस में पोस्ट रिजर्व नहीं हुई है. तो ऑपोजिशन का कहना ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रीच को दिखा रहा है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच करके लेटरल एंट्री पे हमने एडवर्टाइजमेंट दी है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू अवर यूपीएससी क्वेश्चन. इसमें से यूपीएससी से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है. बस बात ये कि हमें न्यूज में क्या चल रहा है हमें एक बार उससे गो थ्रू करना चाहिए. नेक्स्ट आर्टिकल, राइज इन मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर कास्ट shadow on border tourism. The growing militant footprint in the upper reaches of Jammu and Kashmir has cast a shadow on the border tourism that had picked up 2 years ago against the backdrop of a renewed ceasefire agreement between India and Pakistan.
इंडिया और पाकिस्तान में 2021 में हमने एक एग्रीमेंट किया था सीज फायर का। तो उस एग्रीमेंट को देखते हुए जो जम्मू एंड कश्मीर का हमारा एकदम बॉर्डर वाले विलेजेस हैं या जो बॉर्डर वाले टूरिज्म एक्टिविटीज टूरिज्म प्लेसेस हैं, उनमें टूरिज्म प्रमोट हो रहा था। कहीं ना कहीं वो एरिया प्रमोट कर रहे थे, वहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, वहाँ पे लोग जो दूसरे एरिया से साइड आउट हो गए थे वो मेन उसमें इंक्लूड हो रहे थे, मेन सेंटर में इंक्लूड हो रहे थे। बट अब फिर से वहां पे मिलिटेंसी एक्टिविटीज देखी गई है, जिसकी वजह से हमें कई सारे फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। इस आर्टिकल ने बताया कि कई सारे जो परमिशंस मांगी गई थी सेंटर से या जो परमिशन ली जा रही थी उस बॉर्डर्स वाले विलेजेस में विजिट करने के लिए, उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया है। और सेकेंड थिंग, पहले क्या होता था, ऑन स्पॉट परमिशन दे दी जाती थी। जैसे अगर उस विलेज को विजिट करने के लिए कोई पर्सन वहां विजिट करके उसके बाद परमिशन पूछ रहा है वहां के लोकल पुलिस स्टेशन वगैरह से, तो उसे परमिशन ग्रांट कर दी जाती थी। बट अब इस चीज को हटा के पूरा ऑनलाइन परमिशन का सिस्टम डेवलप कर दिया गया है कि कुछ वीक्स पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस विलेजेस को विजिट करने के लिए। सेकेंड चीज, द प्रोसेस ऑफ police verification of local tourists has also been made a must to visit the border areas of Kuapuvara। ये एक बॉर्डर एरिया है वहाँ का। वहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि वहाँ के विजिट्स के लिए सबसे पहले पूरा वेरीफाई भी करना पड़ता है। दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट वन। सीएम फॉर्मली लॉन्चेस लाडली लड़की बहन योजना सेज स्कीम परमानेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी एक गवर्नमेंट लॉन्च की है जिसका नाम है लड़की बहन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो वहाँ की विमेन्स हैं उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि जिसका अमाउंट है 1500, जिससे बात की जा रही है आगे चल के बढ़ा के 3000 तक करने की। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट न्यूज, बस हमें पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, MP government to act against madrasas giving religious teaching without consent। The Madhya Pradesh government has directed officials to conduct a survey on students enrolled in state-aided madrasas and take strict action if they, irrespective of their religion, are being given Islamic religious teaching without consent from their parents or guardians। बात की जा रही है कि जो MP गवर्नमेंट है उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है जिसके अकॉर्डिंग जो मदरसाज है उनमें जो टीचिंग प्रोवाइड की जाती है उस पर सर्वे कंडक्ट करना है कि आखिर जो टीचिंग दी जा रही है, जो कि स्टेट एडेड मदरसाज है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ एड प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है उन मदरसाज को, तो उन मदरसाज का सर्वे करना एमपी गवर्नमेंट का राइट है। तो एमपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये सर्वे कंडक्ट करने की बात की गई है कि उन मदरसाज में उनके पेरेंट्स या गार्जियंस के थ्रू कंसेंट पहले लेने के बाद ही उन स्टूडेंट्स को रिलीजियस या इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं। ऐसा क्यों किया एमपी गवर्नमेंट ने? क्योंकि इस चीज की बार बार रिकमेंडेशंस दे रहे थे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की तरफ से बार बार डिमांड की जा रही थी कि एमपी के जो मदरसाज हैं उनका सर्वे कंडक्ट करवाया जाए और वहां पे चेक किया जाए कि वहां पे पूरा एफिशिएंटली और अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्क हो रहा है या नहीं। आर्टिकल 28 जो है वो प्रोवाइड करता है हमें रिलीजियस फ्रीडम। सिमिलरली उसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उनमें आप जो रिलीजियस एजुकेशन है या रिलीजियस कल्चर है उसे आप बता तो सकते हैं, लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एडेड है तो उस गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में वहां के स्टूडेंट्स को कोई भी टीचिंग रिलीजियस टीचिंग देने के पहले आपको उनके गार्जियन या उनके पेरेंट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। NCPCR chairperson Priyank Kanungo welcomed this move and said that the commission had been making similar recommendations to the state since 2021. Hindu children should be taken out of madrasas. They have nothing to do there. NCPCR का कहना ये भी है कि उसने मल्टीपल टाइम स्टेट गवर्नमेंट को एक और रिकमेंडेशन दी है कि उन्हें जो ऐसे मदरसास जिन्होंने हिंदू चिल्ड्रन को भी
अपने इंस्टीट्यूट में इंक्लूड कर रखा है उन्हें वहां से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हिंदूज का क्या काम है मदरसाज में। Second, there are many madrasas of which the government has no record. Our demand is that they should be surveyed and the children studying there should be brought into the school education spectrum. एक और डिमांड है एनसीपीसीआर की कि कई सारे मदरसास ऐसे विदाउट रिकॉर्ड, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन भी स्टेट में रन किए जा रहे हैं। उन मदरसास को या तो रजिस्टर करना चाहिए या फिर उन मदरसास के स्टूडेंट्स को मदरसास से निकाल के मेन स्ट्रीम स्कूल में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये था इस न्यूज से रिलेटेड पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। स्पीक एज वन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस, मोदी टेल्स डेवलपिंग वर्ल्ड सीक्स यूएन रिफॉर्म, calling for developing countries to speak in a united voice at next month's special summit at the United Nations. Prime Minister Narendra Modi on Saturday said that just and inclusive global governance is needed. अगले ही महीने यूएन की एक मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि हमें उस मीटिंग में या आगे फ्यूचर में एक सबकी एक यूनाइटेड वॉइस के तरह से रिप्रेजेंट होना है, क्योंकि जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने का सॉल्यूशन यही है जस्ट एंड इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस। पूरे ग्लोबल लेवल पे जो गवर्नेंस होता है वो पूरा इंक्लूसिव हो, मतलब कि जो आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग जो हमारा पूरा ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ में डिवाइडेड है, तो सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ की ही डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है, उस चीज को कम करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव वॉइस हो, सबकी बात सुनी जाए, सबके अकॉर्डिंग वर्क किया जाए, तभी पूरा ग्लोब जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा और अच्छे से वर्क कर पाएगा। Mr. Modi also announced plans to fund a new global development compact focusing on trade, capacity building and technology sharing, as well as trade negotiations training for developing countries, for which India will provide a total of $3.5 million, that is 29 crore. इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए कुछ फंड की भी बात की गई है कि ऐसा एक फंड डेवलप किया जाएगा जो इन सेक्टर्स में वर्क करेगा ताकि ग्लोबल इंक्लूसिविटी बढ़ाई जाए। मिस्टर मोदी टुक नोट ऑफ देयर कंसर्न्स ओवर प्रिवेलिंग टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। उन्होंने जो वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या जो टेंशंस चल रही हैं, जैसे कि पहला गाजा स्ट्रिप में इजराइल से रिलेटेड, फिर बांग्लादेश, फिर थाईलैंड, फिर अलग अलग जो रीजनल ग्रुप्स हैं या जो पूरी ग्लोब है, जो ग्लोबल टेंशंस चल रही है, उन सब के बारे में उन्होंने डिस्कस किया और उनका कहना ये है, solution to these concerns depend on just and inclusive global governance. Such institutions whose priorities prefer for a seat in an expanded UN Security Council. We all know, हम बहुत टाइम से डिमांड करते आ रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें कोई भी ऐसा नेशन नहीं है जो कि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करे। सो हम कंटिन्यूअसली इस डिमांड को रख रहे हैं कि उस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की भी एक परमानेंट मेंबरशिप कंफर्म की जाए, जिसमें से 5 मेंबर से बढ़कर 6 मेंबर्स हो जाए और उसका मेंबर स्टेट इंडिया को बनाया जाए। Then Mr. Jaishankar also highlighted the lack of progress in the UN reform process. उनका कहना ये भी है कि जो यूनाइटेड नेशन है, जो एक बहुत अच्छा डिग्निफाइड इंस्टीट्यूट है, उसमें जो रिफॉर्म्स होने हैं उसमें भी लैक ऑफ प्रोग्रेस है, मतलब उतना तेजी से उसमें रिफॉर्म नहीं हो रहा है जितना तेजी से वहां पर रिफॉर्म होने चाहिए। दिस वाज अबाउट द आर्टिकल। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। Panel on SC status for Dalit converts racing against time as deadline nears. The 3-member commission of inquiry headed by former Chief Justice of India K.G. Balakrishna
was set up in October 2022 to examine the possibility of granting SC status to Dalits who have converted to any religion other than the one mentioned in the Constitution, Scheduled Caste Order 1950. Currently, only Dalits of Hindu, Sikh, and Buddhist faiths are entitled to be categorized as SC. एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया जो कि एक इशू से डील कर रहा है, और वो इशू क्या है कि इंडिया में अगर करेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात करें तो ऐसे एससी जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं दलित्स को एससी कैटेगरी प्रोवाइड की जाएगी और उन्हीं को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो है तो दलित, जो है तो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना रिलीजियस ट्रांसफॉर्म कर दिया है, मतलब कि आइदर दे हैव अडॉप्टेड फॉर क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स। लेकिन इन दो रिलीजन के लोगों को एससी का स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए 2022 में कमेटी फॉर्म की गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट या उनकी कोई फाइंडिंग नहीं आई है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है, द कमीशन वॉज अनेबल टू स्टार्ट इट्स फील्ड विजिट्स। पहला रीजन कि कमीशन ने कोई फील्ड विजिट नहीं की है। The Commission is trying its best to meet the deadline. If possible, a short extension may be sought to finish the work. Again, Commission ने फिर से कहा है कि हमने फील्ड विजिट्स नहीं किया, प्रॉपर स्टडी नहीं की है कि आखिर क्या सिनेरियो, किस स्टेट में जिन रिलीजियस दलित्स ने अपना रिलीजन चेंज किया है तो उनका स्टेटस क्या है, क्या उन्हें बेनिफिट्स की जरूरत है या नहीं है। इस सब स्टडी के बाद ही कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, इसलिए अगेन कुछ और समय की या डेडलाइन को आगे बढ़ाने की बात की गई है। देन नेक्स्ट, व्हेन गवर्नर्स मूव्ड अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर इन द रीसेंट पास्ट। हमने इस आर्टिकल को पहले ही डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से एक गवर्नर का रोल रहता है किसी भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव में। और अभी का हमने केस देखा कि कर्नाटका के जो गवर्नर है उन्होंने सीएम के प्रोसिक्यूशन को लेके बात कही गई है, लेकिन उन्होंने ये जो प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर दिया है वो ऑन द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं दिया है। तो उनको ये पावर कहाँ से मिलती है? ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि गवर्नर को ऐसी पावर देता है, लेकिन पुराने पास्ट कुछ केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नर को ये राइट मिला हुआ है, या ये कह सकते हैं कि वो अपना पावर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट से लेते हैं और उसके रिस्पेक्टिव में उन्होंने ये डिसीजन लिया है। The law relating to governor granting sanction for a serving CM's prosecution is governed not by statutory provisions alone, but also a string of court judgments. In the current political atmosphere in which incumbents in the Raj Bhavan are seen as serving the political interest of the ruling party at the center, it is difficult to consider gubernatorial acts of far-reaching import as डिसीजंस कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल बाइस। वही बात की जा रही है कि कई बार जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, जो गवर्नर की पोस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट की जाती है, तो क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है गवर्नर की बायसनेस पर कि आखिर जो गवर्नर है वो न्यूट्रली वर्क कर रहा है या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटिकली बायसनेस को देखते हुए उनके फेवर में वर्क कर रहा है। सो पहले भी कई सारे ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिसमें गवर्नर ने इस टाइप के एक्शंस को लिया है, जैसे कि AR Antule resulted in a judgment by a 2-member Supreme Court bench in 1982 का एक केस है जो कि गवर्नर के डिस्क्रिशन के फेवर में बात करता है कि when there is to be a prosecution of the chief minister, the governor would as a matter of propriety necessarily act in his own discretion and not on the advice of the Council of Ministers. Similarly,
और भी केसेस 1995 का केस जिसमें तमिलनाडु के गवर्नर मारी चिन्ना रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर जयललिता को भी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड बात कही थी। फिर बिहार गवर्नर AR किडवाई अलाउइंग द CBI टू प्रोसिक्यूट लालू प्रसाद। तो ये कुछ केसेस है जो कि हमें बताते हैं कि ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें गवर्नर ने विदाउट गेटिंग एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसे ऑर्डर्स पास किए। सो ये कोई स्टैट्यूटरी या कोई कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस है वहां से भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट आर्टिकल, Nadda monitors India's monkeypox preparedness, with the World Health Organization declaring monkeypox a public health emergency of international concern। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने मंकी पॉक्स डिसीज को क्या डिक्लेयर कर दिया है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स। उन्होंने ये तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी तक इंडिया में कोई भी, जो अभी की वेव चल रही है मंकी पॉक्स की, उस वेव में इंडिया में अभी तक कोई भी केस रिकॉर्ड नहीं किए गए। देयर आर नो रिपोर्टेड केसेस ऑफ मंकी पॉक्स इन इंडिया एज ऑफ डेट, द मिनिस्ट्री सेड। लेकिन हमने कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि इट इज द मीटिंग in the meeting declared by the Union Health Minister, it was decided that as a matter of abundant caution, certain measures including sensitizing the health units at all the airports, seaports and grounds crossing, readying the testing laboratories, gearing up health facilities for detecting, isolating and managing any case, etc. immediately put in place, the ministry said in a press release। अभी तक कोई केस तो नहीं मिले हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमारा ग्लोब है वो पूरा इंटरकनेक्टेड है। सो इस इंटरकनेक्टिविटी के कारण हमें कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लेने चाहिए, जैसे कि जो डिसीज है उसकी ट्रेसिंग पहले ही ऐसे एरियाज जहाँ से डिसीज कंट्री में अंदर आ सकती है, जैसे कि सी पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रेल रूट्स हो गए, उन सब पे हमें अपनी स्क्रीनिंग सिस्टम डिप्लॉय कर देनी चाहिए, ताकि ये बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को इम्पैक्ट ना करते हुए पहले ही हम इस चीज का डिटेक्ट करके उस पर वर्क कर ले। सेकेंड थिंग, मंकी पॉक्स इन्फेक्शंस आर यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग। सेल्फ लिमिटिंग क्या होता है कि मंकी पॉक्स जो है ना, उसके लिए प्रॉपर कोई मेडिकेशन या स्पेशल सेट ऑफ मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है। मतलब अगर कोई पर्सन इस मंकी पॉक्स से इन्फेक्ट होता है तो आफ्टर अ टाइम वो खुद ही इसे ठीक कर लेगा। जो पर्सन का इम्यून सिस्टम है या जो बॉडी में ऐसे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज है वो ऐसी प्रेजेंट है जो कि इस डिसीज से खुद से लड़ पाए और ह्यूमन बॉडी को क्योर कर पाए। द ट्रांसमिशन रिक्वायर्स prolonged close contact with an infected person and is generally through the sexual route, direct contact with body fluid or contaminated clothing and linen। बात की जा रही है कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। इसका इन्फेक्शन अगर आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ बहुत लंबे समय तक कांटेक्ट में बने हुए हो, या डायरेक्ट बॉडी ट्रांसफर फ्लूइड्स या इन्फेक्टेड लिनेंस, इन सब चीजों से मंकी पॉक्स का ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली इसमें इंडिया की प्रिपेयर्डनेस की बात की गई है कि मंकी पॉक्स के लिए इंडिया किस तरह से प्रिपेयर्ड है। नेक्स्ट आर्टिकल, आज का ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है इंडिया नीड्स टू लिफ्ट जॉब ग्रोथ वाया रिफॉर्म्स, IMF गोपीनाथ। ये पूरा आर्टिकल क्या कहता है? India needs to improve the depth and quality of its education system to create an employable workforce, nurture effective institutions, including an efficient judiciary to support development, and pursue reforms in its land and labor markets in order to actualize its quest to become a developed country, IMF Deputy Managing Director Geeta Gopinath asserted on Saturday।
गीता गोपीनाथ जी का कहना क्या है कि अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है, अभी क्या है, इंडिया अपने डेवलपिंग स्टेज पर है, तो अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसे अपनी वर्क फोर्स को एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसी वर्क फोर्स जो कि एम्प्लॉयड हो, जिसके अंदर ऐसी स्किल्स हो, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो कि उसे कोई जॉब मिल पाए या वो वर्क करके और इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करके ग्रोथ करे। और जो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस है उनकी इफेक्टिव फंक्शनिंग हो, जुडिशियरी भी एफिशिएंट हो, ताकि डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके। Ms. Gopinath, who was in conversation with the 15th Finance Commission Chief N.K. Singh at Delhi School Diamond Jubilee Conference, also stressed that no country can aspire to attain high income status without lifting the women's labor force participation rate, which hovers at 35% in India. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की वर्क फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है, तो वो सिर्फ 35% है। तो आईएमएफ की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना ये है कि इतने कम पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स वर्कफोर्स अच्छा डेवलपमेंट या एक इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इट इज नीड कि हम एक हाई स्टेटस कंट्री अगर बनना चाहते हैं तो हम वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। Noting that India's import tariff rates are higher than its peer economies, Ms. Gopinath said that being open to trade is important even if trade integration is being questioned in the current global environment. Lowering tariffs is a requisite if India wants to be an important player on the world stage and in global support chains, she emphasizes. Import tariffs rates क्या होते हैं? बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट कर रही है तो उस इंपोर्ट के बाद उस गुड पर एक टैक्स रेट लगता है जिसे कि हम टैरिफ रेट कहते हैं। मिस गोपीनाथ जी का कहना ये है कि अगर इस टैरिफ रेट को दूसरी कंट्री से कंपेयर किया जाए तो ये टैरिफ रेट बहुत ज्यादा है। भले ही हमें ओपन इकोनॉमी है, मतलब कि हम गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं करते, लेकिन स्टिल जो टैरिफ रेट्स है उनके कारण कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्शंस ही हो रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि हम पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन में और बेहतर तरीके से इन्वॉल्व होने के लिए अपने टैरिफ रेट्स को कम करें। Then, while India's GDP growth has averaged 6.6% since 2010 till the pandemic, its employment growth has been under 2% through this period. So it is indeed the case compared to the other G20 emerging market economies. Growth in India has been much less in terms of employment driven, much more intensive in terms of capital. Between now and 2030, India will have to create anywhere between 60 million to 148 million additional jobs over this period. उनका कहना ये है कि इंडिया जो है वो अप्रॉक्स 6.6% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का वो सिर्फ 2% है, वो काफी कम है। इसलिए हमें अपने मार्केट को या अपनी इकोनॉमी को ऐसे ग्रो आउट करना चाहिए जो कि 2030 तक 60 मिलियन से लेके 148 मिलियन जॉब्स तक जनरेट करे और जो हमारा यूथ है वो कहीं ना कहीं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। On the general quality of the workforce and skill level in India, Ms. Gopinath said that the skill mismatch in the workforce is now a long-standing problem. जो इंडिया का यूथ है या जो इंडिया का वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मतलब ऐसा पॉपुलेशन जो कि वर्क करने के लिए रेडी है, उसे हम कंसीडर कर सकते हैं फ्रॉम 15 टू 59। इस एज ग्रुप में फ्रॉम 25 टू 59, इस एज ग्रुप में जो भी वर्कफोर्स है उनमें स्किल मिसमैच पाया गया है, मतलब कि उन पीपल्स में स्किल्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है, जिस वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इंडिया के लिए। This needs urgent investments in revamping education and making sure that people have more years of and better quality of education. अब जरूरत क्या है
कि इस एजुकेशन के सेक्टर में और स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में हम एक अर्जेंट इन्वेस्टमेंट करें, मतलब इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि जो पीपल है, जो वर्क फोर्स है, वो ग्रो कर पाए, उनमें स्किल डेवलपमेंट हो पाए और वो इकोनॉमी के ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट में हमारे नेशन को डेवलप नेशन बनाने में हेल्प करे। आगे की बात की जाए तो जनरल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आल्सो नीड टू राइज। जो public investment has been going strong. If you look at the private investment by households in real estate, that's good, is going strong. But if you look at corporate investment, that is not doing as well as it should be far for an economy that's growing at 7%. पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों की बात की जा रही है कि ऐसी इकोनॉमी जहां की ग्रोथ रेट 7% है, वहां पे जो कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत कम है। मतलब कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए या फिर ऐसी इकोनॉमी जो कि 7% के ग्रोथ रेट से डेवलप कर रही है, वहां पे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा इन्वाइट करना चाहिए और कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। With the advent of automation and artificial intelligence spurring worries about the future of work opportunities, the IMF economists cited a study by the multilateral body that looked at four indicators. India is at about an intermediate level of preparedness, slightly above the average for emerging markets and developing economies. But again, if we look within those indicators, the indicator on education and skilling levels of the workforce, that's the area where a lot of work is required for it to be able to adapt. अगर एआई की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए या ऑटोमेशन की बात की जाए, तो इंडिया कहीं ना कहीं वहां पे इंटरमीडिएटरी लेवल पर लाई करता है। मतलब जो ग्लोबल का एवरेज वो है कि किस रेट से ग्लोब में डेवलप हो रही है, तो उस ग्लोबल एवरेज से इंडिया थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है। बट स्टिल अगर बात की जाए वर्कफोर्स में स्किल्स की और एजुकेशन की, तो इंडिया कहीं ना कहीं उसमें नीचे ही है। तो इंडिया को उस चीज पे वर्क करना चाहिए। जो इंडिया की पॉलिसीज है वो ऑटोमेशन के फेवर में तो पूरी की पूरी नहीं होनी चाहिए, बट द कंट्रीज नीड टू हैव सोशल सिक्योरिटी नेट्स एंड एबिलिटी टू रीस्किल so that worker have to shift jobs, can go through some kind of unemployment insurance till they find a job. बात की जा रही है कि जो हमारी कंट्री की पॉलिसीज है वो पूरी की पूरी ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई वर्कर अपने आप को स्किल करके फिर अपनी जॉब चेंज करने की बात कर रहा है, मोर स्किल्ड इन्वायरमेंट में शिफ्ट होने की बात कर रहा है, तो इंडिया में ऐसे सिक्योरिटी इंश्योरेंस वगैरह या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वगैरह वर्कर को प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि वर्कर अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से स्किल करके अपग्रेड करके एक नए मार्केट की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पर सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया गया है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए सिंगापुर कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और किस तरह से वर्कर्स के लिए हेल्पफुल है। Making a case for broadening personal income tax coverage, she said it is important to have sufficient progressivity in the tax system by ensuring that you are getting more revenues from capital gains and property tax. उनका कहना ये है कि कोई भी जो कंट्री का टैक्स सिस्टम है वो सफिशिएंट प्रोग्रेसिविटी की तरफ जाना चाहिए, मतलब कंटिन्यू ग्रो करते रहना चाहिए, और जो टैक्स सिस्टम है उसमें जो ज्यादा परसेंटेज है वो कैपिटल गेन्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स से आना चाहिए। If you look at the years of formal education, for example, for the workforce in India compared to G20 peers, it is on the lower end. The second, of course, is investing in the infrastructure that the government has done a lot on, but there is still a big gap between what is needed and where the country is. Third is just having the kind of institutions that are needed in the country to support all kinds of development. So in terms of the ease of doing business, the kind of regulatory environment
you have the kind of judicial system, the efficiency of the judicial system is going to be critical, she added. उनका कहना ये है कि जो इंडिया में फॉर्मल एजुकेशन के ईयर्स हैं वो कम है, उन्हें बढ़ाना चाहिए। इंडिया की जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है वो काफी हद तक तो सही है, लेकिन अगर कंपेयर करें कि आखिर कितने की डिमांड थी और कितना किया है इन्वेस्टमेंट, उसमें अभी भी गैप है। मतलब डिमांड थोड़ी ज्यादा की थी और गवर्नमेंट ने थोड़ा कम इन्वेस्ट किया, तो इस गैप को भी ब्रिज करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को भी अपना इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड बढ़ाना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो हमारे कंट्री में सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। हमारी जुडिशियरी इतनी एक्टिव होनी चाहिए कि बहुत जल्द से जल्द अपने केसेस को रिजॉल्व कर पाए, ताकि हमारे कंट्री का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी भी रैंकिंग बेहतर हो और हम डेवलपिंग स्टेट से डेवलप्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो दिस वाज अबाउट द आईएमएफ से रिलेटेड, जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो उन्होंने इंडिया को रिकमेंड किया या जो हमारे ड्रॉबैक्स हमें बताए। इस पूरे आर्टिकल को हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, सो इसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट्स 6 न्यू पार्लियामेंट्री पैनल्स। Loksaਭा Speaker Om Birla constituted 6 new parliamentary committees, including the Public Account Committee, which keeps a close eye on government expenditure, to be headed by senior Congress leader K.C. Venugopal. Public Account Committee, one of the 3 key financial committees tasked with keeping a watch on the government's accounts, is usually headed by a senior Lok Sabha member of the principal opposition party. अभी बात की जा रही है कि लोकसभा के स्पीकर ने पार्लियामेंट्री पैनल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया है। All the above formed committees have a tenure of 1 year and have members from both the Lok Sabha and Rajya Sabha. We all know कि इंडिया की डेमोक्रेसी को या जो हमारी पार्लियामेंट हो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम कई सारी कमिटीज पैनल्स का फॉर्म करते हैं। सिमिलरली उसमें से एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि फॉर्म की जाती है गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है उन पर आई रखने के लिए, उन पर वॉच करने के लिए कि एक्सपेंडिचर जो बताया जा रहा है वो उसी चीज में खर्च हो रहा है, पैसा एफिशिएंटली खर्च हो रहा है या नहीं। इस पर्पज से पब्लिक अकाउंट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। जनरली इस कमेटी के जो हेड रहते हैं वो अपोजिशन लीडर के अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस कमेटी में दोनों हाउसेस से मेंबर्स रहते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो नेक्स्ट आर्टिकल, urgently need to plug $4 trillion financing gap to hasten pace on SDG। हमने 2030 तक कुछ SDGs डिक्लेयर कर रखे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 इन नंबर है, उन्हें कंप्लीट करने के लिए या उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है। इस गैप के कारण जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो नहीं आ पा रहे हैं। तो the inadequate access to development finance was hindering developing economies from achieving sustainable development goals and underscored the urgent need to address this $4 trillion annual financing gap. What next? With more graduates in workforce, Tamil Nadu struggles with स्किल गैप। यही बात हमने पूरी आईएमएफ के थ्रू समझी कि जो इंडिया का यूथ है उसमें कहीं ना कहीं स्किल गैप देखा गया है, जिसकी वजह से इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। सिमिलर सर्वे तमिलनाडु में कंडक्ट किए गए, वहां का भी कंक्लूजन यही निकला कि जो वर्क फोर्स है, जो यूथ है, उसमें स्किल गैप है। नेक्स्ट, सब क्लिनिकल टीबी इज द रीजन फॉर स्लो ड्रॉप इन टीबी इंसिडेंस। समझते हैं ये पूरा आर्टिकल क्या कह रहा है। TB infection is not a binary latent TB and active TB. People can have the TB disease and yet not display any of the characteristics
symptoms associated with TB such as cough. This is called subclinical TB. इस पूरे आर्टिकल में सब क्लिनिकल टीबी की बात की जा रही है। सब क्लिनिकल टीबी क्या होता है? अगर कोई पर्सन के अंदर सिम्टम्स नहीं भी है, टीबी के सिम्टम्स जैसे कफिंग, वीकनेस और फैटिक फील करना, ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर नहीं भी देखे गए, स्टिल उसके अंदर टीबी पाया गया है। इस टाइप की टीबी को किसके अंदर कैटेगराइज किया गया है? सब क्लिनिकल टीबी। The National TB Prevalence Survey 2019 and 21 found 42.6% of the TB cases detected were subclinical and would have been misused if a chest X-ray was not included. Would have been missed if a chest X-ray was not included. According to survey, जो 42.6% ऑफ द टीबी पेशेंट्स हैं उनके अंदर सब क्लिनिकल टीबी देखा गया, मतलब ऐसा टीबी जिसके कोई सिम्टम्स ही नहीं है। अगर उन पेशेंट्स का चेस्ट एक्सरे ना किया गया होता तो ऐसे केसेस सामने ही नहीं आते। इस पूरे आर्टिकल में ये बात की गई है कि जो टीबी है, हम इंडिया टीबी को हटाने के लिए बहुत बेहतर इनिशिएटिव उठा रहा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। स्टिल इंडिया का जो टीबी का रेट है वो कम नहीं हो पा रहा है, वो जो हम लोग के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो नहीं मिल पा रहे। कहीं ना कहीं केसेस में हाइप देखने को ही मिल रहा है। तो उसका रीजन क्या माना गया है? सब क्लिनिकल टीबी को। सब क्लिनिकल टीबी क्या होता है? ऐसा टीबी जिसके अंदर कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिले, स्टिल द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सब क्लिनिकल टीबी। सो बात की जा रही है कि अब अगर हम टीबी को पूरा हटाना चाहते हैं, टीबी इरेडिकेट इंडिया बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए वो इस बात पे रहना चाहिए कि हम सब क्लिनिकल केसेस को भी चेकआउट करें, पूरी जो पॉपुलेशन है उनका एक्सरे टेस्ट करें, चेस्ट एक्सरेज लें, जिसके बेसिस पे हमें पता चले कि एक्चुअल जो नंबर है टीबी पेशेंट्स का वो कितना है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए, ताकि जो हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो हमें मिल पाए और एट द एंड हम टीबी से मुक्त हो पाए। नेक्स्ट आर्टिकल, why is mpox a global health emergency? The stories go for. On August 14, the World Health Organization declared the mpox outbreak in the Democratic Republic of the Congo and other African countries as a global health emergency. We all know World Health Organization ने mpox को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि एमपॉक्स क्या होता है। एमपॉक्स और मंकी पॉक्स इज अ रेयर जूनोटिक डिसीज, ऐसी डिसीज जो कि स्प्रेड होती है एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग्स में, caused by the monkeypox virus which belong to the Orthoperis genus in the Poxviridae family। ऐसा मंकी पॉक्स एक ऐसा डिसीज है जो कि मंकी पॉक्स वायरस से फैलता है और ये डिसीज कैसी है? जूनोटिक। जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है। The mpox virus is transmitted to humans through physical contact with someone infectious. It can happen through direct contact with infected blood, fluids or skin or mucus lesions, damage or broken areas. जो मंकी पॉक्स डिसीज है वो ह्यूमंस वो ट्रांसमिट कैसे होती है? या तो आपका फिजिकल कांटेक्ट हो इन्फेक्शियस पर्सन से, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट हो थ्रू ब्लड, लिनेंस हमने पहले भी देखा। करेंटली अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो मंकी पॉक्स के दो वेरिएंट्स देखे गए। फर्स्ट वन इज क्लैड 1, सेकेंड वन इज क्लैड 2। करेंटली 2 clades or genetic groups of mpox exist. Clade 1 which is mostly found in Central and East Africa, and Clade 2 which is linked to more cases in West Africa. अगर मंकी पॉक्स की सिम्टम्स की बात की जाए तो they are rashes which can develop into blisters filled with liquid which may be itchy or painful. Other symptoms include fever, sore throat, headache, muscle aches, backache, low energy. ये सारे मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं। देन इनकी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए
Currently, there is no specific treatment for mpox. WHO recommends supportive care such as medication for pain, fever for people who needs it. बेसिकली जो एमपॉक्स है वो सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, मतलब कि इसमें प्रॉपर किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. इट कैन बी क्योर्ड बाय इटसेल्फ, मतलब ह्यूमन बॉडी में ऐसा इम्यून सिस्टम है जिससे कि एमपॉक्स को खुद ही एमपॉक्स जो है वो खुद ही ठीक हो सकता है. लेकिन जो स्मॉल पॉक्स के लिए हमने वैक्सीन डेवलप की थी, इमरजेंसी केस में WHO ने, मतलब यूरोपियन हेल्थ एजेंसी ने उसे भी अलाउ कर दिया है कि इन दैट केस हम ऐसी वैक्सीन को यूज कर सकते हैं. ये था एमपॉक्स के बारे में. एमपॉक्स कैसी डिसीज है, किस तरह से फैलती है, कैसे ठीक होती है, और इसके वैक्सीन के भी बारे में हमने देख लिया. अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं. Why is SEBI's credibility under a cloud? Over a year and a half after US-based Hindenburg Research alleged corporate malafide, stock price manipulation, and breach of minimum public shareholding norms against the Adani Group of companies, the firm issued another report late last Saturday. It argued that India's stock market regulator, the Securities and Exchange Board of India, is reluctant to follow the trail on the charges about the use of offshore funds linked to the Adani money siphoning scandal because of its own chairperson had a conflict of interest, having jointly invested in a same fund with her spouse. इस पूरे आर्टिकल में सेबी की क्रेडिबिलिटी के बारे में बात की जा रही है. बेसिकली केस क्या हुआ है, 1.5 ईयर पहले जनवरी में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट रिलीज की. उनका कहना ये था कि जो अडानी ग्रुप्स है वो मिस फंक्शंस या ऐसी एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहा है जो कि सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इलीगल है. कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर ट्रांसपेरेंसी को कम करना या फिर अलग अलग एक्टिविटीज करना जो कि लीगल नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज में अडानी ग्रुप इन्वॉल्व है. ये रिपोर्ट आई थी 1.5 ईयर पहले, जिस पर सेबी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था. रिसेंटली हिंडनबर्ग ने फिर से एक रिपोर्ट रिलीज कर दी जिसमें उनका कहना ये है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरीबुच, उनका ही उनके अपने शेयर्स अडानी ग्रुप की कंपनी में, ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्टेड है. इस वजह से उन्होंने इस जो स्कैंडल है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है. लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है या जो इंडिया का व्यू है वो ऐसा मानना है कि ये सारी चीजें सेबी की क्रेडिबिलिटी को कम करने के लिए रिपोर्ट इशू की गई है ताकि फॉरेन कंपनीज या जो ये शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग है उसे प्रॉफिट मिल पाए. इससे सेबी की क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा कम नहीं हुई है. इससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे कोई भी ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला है. और ये पूरा जो इशू चल रहा है वो हमारे यूपीएससी व्यू पॉइंट से भी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. जस्ट फॉर द नॉलेज एंड अवेयरनेस हमने इसे डिस्कस कर लिया. Ukraine used US-made rockets to destroy bridge in Kursk region, Russia. रिसेंटली हमने देखा है कि जो यूक्रेन है उसने रशिया के कुर्स्क रीजन में अपने ट्रूप्स वगैरह को भेजा और वहां पे थोड़े एक्टिविटीज की. रशिया का मानना ये है कि जो कुर्स्क रीजन में यूक्रेन ने जिस रॉकेट्स का यूज किया है वो यूएस में मैन्युफैक्चर हुए या यूएस बेस्ड एजेंसी से मिले हैं. Russia's foreign minister said Ukraine had used Western rockets, likely US-made HIMARS, to destroy a bridge over the Seam River in the Kursk region, killing volunteers trying to evacuate civilians. रशिया का मानना ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज कहीं ना कहीं यूक्रेन की मदद कर रही है अपने एक्टिविटीज को कंडक्ट करने में. Russia has accused the West of supporting and encountering Ukraine's first ground offensive on Russian territory, said Kyiv's terrorist invasion would not change the course of the war. इस आर्टिकल से हमें इतना ही समझने की अगर यूपीएससी के हिसाब से देखें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है सीम रिवर.
सीम रिवर रशिया के कुर्स्क रीजन में बहती है, जिसके ब्रिज पर रिसेंटली यूक्रेन ने रॉकेट्स को डिप्लॉय किया या रॉकेट्स गिराए, जिसकी वजह से वहां पे कुछ जो यूक्रेन के हेल्प वॉलंटियर ग्रुप थे उनमें डेथ को देखा गया है। सो बेसिकली यूपीएससी के हिसाब से आपको इतना याद रखना है कि सीम रिवर कहाँ बहती है और कुर्स्क रीजन किस कंट्री से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आर्टिकल, more than 18,700 mpox cases detected in Africa since January, हेल्थ एजेंसी। हमने mpox के बारे में पूरा समझ लिया, इसका ओरिजिन देख लिया, इससे रिलेटेड वैक्सीन देख ली, इंडिया की स्ट्रैटेजी देख ली, सारा कुछ समझ लिया। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के सेशन से जुड़े रहने के लिए एग्जैक्ट आईएएस से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जल्द से जल्द जो यूपीएससी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट खबरें हैं, वो टाइमली आप तक पहुंच पाए और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना पाए। थैंक यू।